हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिवेक स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है वर्क, एनर्जी और पावर, यानी कार्य, ऊर्जा और शक्ति। सबसे पहले हम वर्क को समझते हैं। वर्क का हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है और इस पे हम बल लगा रहे हैं एफ, और ये वस्तु पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच गई, और ये जो बीच में इसके डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हुआ वो एस है। तो यहाँ पे वर्क बराबर हम लिख सकते हैं एफ इंटू एस और कॉस थीटा। कॉस थीटा वह एंगल है जिस एंगल पे हम फोर्स लगा रहे हैं। जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिस एंगल से हम फोर्स लगाएंगे वही थीटा हुआ। तो यहाँ से आप वर्क को समझ पाए हैं। और वर्क होता है बल और विस्थापन के गुणनफल को ही हम वर्क कहते हैं, जो कि अदिश गुणनफल होता है, यानी स्केलर प्रोडक्ट उसे कहते हैं। तो इसका हम यूनिट निकाल सकते हैं, जैसे कि एफ इंटू एस। इसका यूनिट हो जाएगा, एफ का यूनिट जानते होंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और डिस्प्लेसमेंट इसको भी मीटर में ही नापा जाता है, जैसे कि डिस्टेंस को मीटर में नापा जाता है। तो इस यहाँ पे हम मीटर से गुना कर देंगे तो हमारा फाइनल यूनिट आ जाएगा वर्क का, जो कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि यहाँ पे दिया भी हुआ है। इसके बाद हम इसका डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन आप जानते होंगे कि मास, लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, जो कि यहाँ पे मास हमारा कितना है, एक है, तो एक हम यहाँ पर शो नहीं करेंगे। उसके बाद मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर लिख देंगे। और एस यानी पर सेकंड स्क्वायर है, तो टी पे -2 हम लिख देंगे। तो ये हमारा डायमेंशन हो गया इसका, यानी बीमा हो गया। आइए इसके हम एस आई यूनिट और सी जी एस यूनिट का बात करते हैं। इसका एस आई यूनिट जो होता है वर्क का, वो जूल होता है। इसको हम जे से डिनोट करते हैं। और इसका सी जी एस जो यूनिट होता है वो अर्ग होता है। इन दोनों के बीच के हम रिलेशन को समझ लेते हैं कि एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। तो यहाँ पे 1 जूल बराबर जो होता है 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग हो गया। तो एक अर्ग बराबर क्या हो जाएगा, एक अर्ग बराबर हो जाएगा, ये जो यहाँ से है 10⁻7, ये जाएगा यहाँ बाटा में 10⁻7 आएगा। तो इसको हम जब लिखेंगे तो 10⁻7 जूल लिख देंगे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आइए हम नीचे इससे रिलेटेड कुछ टर्म दिए हुए हैं जिसको हम समझ लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। विस्थापन को शून्य, यदि विस्थापन शून्य हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे विस्थापन जो एस है यानी डिस्प्लेसमेंट, ये अगर शून्य हो जाए तो पूरा वर्क क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पे पूरा वर्क शून्य हो जाएगा, ये पहला बोल रहा है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल कुछ दिया हुआ है कि दीवार पर बॉल लगाने से नहीं खिंच सकता है, वहाँ पे वर्क जीरो होता है। सामान लेकर उसी स्थान पर लौट आया जाए, जिस पॉइंट से चला जाए उस पॉइंट पर आ जाया जाए, तो वहाँ पे भी वर्क जीरो होता है। ये अब देखते हैं कि जब एंगल का वैल्यू यानी थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है, आप जानते होंगे कि एफ एस कॉस थीटा फार्मूला होता है। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए यानी तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका जीरो, तो वर्क पूरा क्या हो जाएगा आपका जीरो। यानी इसका एग्जाम्पल है कि कूली द्वारा किए गए कार्य या मजदूर द्वारा बोझ को लेकर सीढ़ी पर चढ़ना, इस स्थिति में कार्य क्या होता है, शून्य होता है। आइए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि क्षैतिज कोण पे 30 डिग्री कोण के साथ एक वस्तु को 5 न्यूटन बल लगाया जाता है, जिसके कारण वो 8 मीटर विस्थापन होती है। तो वर्क बराबर हो जाएगा, एफ दिया है आपको 5 न्यूटन, इंटू दिया है आपको 8 मीटर विस्थापन दिया है, और 30 डिग्री कोण यानी कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 होता है। तो 2 से ये 4 मरतबे कट गया, यानी 5×4 = 20 √3, ये क्या हो गया आपका जूल आंसर हो जाएगा। आइए हम अगले स्लाइड में चलकर पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है ऊर्जा यानी एनर्जी। एनर्जी का डिफिनेशन ऐसा है कि कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। मैंने जो भी कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। तथा
कार्य और ऊर्जा का मात्रक और बीमा समान होता है। जैसे कि जो कार्य का यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यही यूनिट जो होता है ऊर्जा का भी होता है, और सेम डायमेंशन होता है। जो ml² T−2 था, ये सेम इसका भी होता है। ये दोनों सेम होते हैं कार्य और ऊर्जा के लिए। आइए इसके एग्जाम्पल को समझ पाते हैं। ऊर्जा के कई प्रकार के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। इसको हम बारी बारी से समझते हैं। पहला जो हमारा है, सभी प्रकार के ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल ही होता है। यानी कोई भी ऊर्जा हो, उसका जो एसआई मात्रक होगा वो जूल ही होगा, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो या यांत्रिक ऊर्जा हो। आइए हम सबसे पहले अब पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं। यानी स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? अपनी स्थिति के कारण उत्पन्न इसी कार्य करने की क्षमता या स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी अपने पोजीशन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, एनर्जी जो निकलती है, उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी उसके पोजीशन के कारण, वस्तु का पोजीशन कहाँ है, उस पोजीशन के कारण जो भी एनर्जी उस वस्तु में स्टोर रहती है, उसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला जो होता है वो mgh होता है। यहाँ पे m जो है वो मास होता है, यानी द्रव्यमान। g जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी त्वरण होता है, जो त्वरण का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, आप जानते होंगे। और h है वह है जो वस्तु जिस हाइट पे है, वो अर्थ से जिस हाइट पे वस्तु है, उस हाइट को हम h यहाँ पे कहते हैं। तो टोटली हमारा फार्मूला यहाँ पे आ गया कि mgh हमारा फार्मूला हो गया, जो कि आपका mgh क्या होता है ये भी बता दिया आपको। आइए हम अगले स्लाइड में चलते हैं। बोल रहा है स्थितिज ऊर्जा का मान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, जिसके कारण पानी टंकी को ऊपर रखा जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो घर में लोग पानी टंकी जो लगाते हैं वो ऊपर रखे जाते हैं। वो इसलिए रखते हैं क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो होता है mgh, यहाँ पे h जो होता है, h जितना ही बढ़ाइएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। इसीलिए पानी टंकी को छत के ऊपर रखा जाता है ताकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़े। आप जानते होंगे कि ये जो बोल रहा है अगले स्लाइड में पॉइंट में कि बांध द्वारा रुके जल में स्थितिज ऊर्जा, जैसे कि कोई ये बांध हुआ, यहाँ पे जल आकर रुका हुआ है, तो ये जल आकर रुका हुआ है, इसमें स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी होगी। और इसके सबसे निचले भाग के बांध के, जैसे कोई बांध है, यहाँ पे समझिए बांध है, इस बांध के सबसे निचले भाग में जो होता है वो ज़्यादा मोटाई होता है। यानी जो यहाँ निचले भाग पे, वो इसलिए होता है क्योंकि पानी का जो प्रेशर होता है वो निचले भाग में सबसे अधिक होता है। इसी के कारण बांध को ऊपर से पतला और नीचे से मोटा रखा जाता है, यही कारण है। आइए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे की ओर चलेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 kg का एक पंखा 5 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ पे हम P बराबर निकाल लेंगे। 5 हमारा m दिया हुआ है, हमारा g का वैल्यू जो होता है 9.8 होता है, यानी हम 10 मानकर भी चलते हैं, कभी कभी 10 मानकर चलते हैं। अगर 9.8 मानना होता है तो दिया होता है तो 10 यहाँ पे मान लेते हैं, और 5 इसका ऊंचाई। तो यहाँ पे जब हम गुना करेंगे तो हमारा 250 जूल आ जाएगा एनर्जी, जो कि पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है स्थितिज ऊर्जा के दैनिक उदाहरण। यानी हमारे डेली लाइफ में जो स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है जहाँ पे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि छत से लटका हुआ पंखा, उसमें क्या होता है स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तनी हुई डोरी या स्प्रिंग को खींचा हुआ, उसमें पोटेंशियल एनर्जी। बांध या तालाब में रुका जल, तना हुआ धनुष या चाबी वाली घड़ी, ये हो गई आपकी सोफा हो गया। इस आदि में सभी में पोटेंशियल एनर्जी होता है। आइए और हम कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के साथ अनुभव, यानी
कुछ ऐसा चीज़ जो गतिज ऊर्जा भी होता है और स्थितिज ऊर्जा में होता है। चलता हुआ पंखा, उसमें क्या है आपका गतिज ऊर्जा भी है यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों है चलता हुआ पंखा में। वायुयान उड़ता हुआ, तो उसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। चलते गाड़ी में बैठा व्यक्ति, उसमें भी आपका पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों है। आइए अगले हमारा जो पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी, उसको समझ लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी आपने अभी भी समझा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो वस्तु के पोजीशन का कारण जो एनर्जी उसमें स्टोर होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लेकिन काइनेटिक एनर्जी वस्तु की गति के कारण, जो भी गति के कारण, मोशन के कारण जो जो एनर्जी उत्पन्न होगी उसे ही हम काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कहेंगे। इसका फार्मूला होता है के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे एम जो है वो मास है और वी जो है वो वेलोसिटी है, जिस वेग से वो जा रही है। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया। आइए हम अगले स्लाइड में चलकर इसके कुछ एग्जाम्पल को हम डिनोट करते हैं। यानी रिमार्क दिया हुआ है कि किसी वस्तु का वेग जितना परिवर्तन किया जाएगा यानी उसके वेग में बराबर परिवर्तन गतिज ऊर्जा ही होगी। यानी जो पॉइंट बोल रहा है कि जो फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा के एम वी स्क्वायर, मतलब किसी भी वस्तु के वेग के स्क्वायर में जितना परिवर्तन होगा उतना ही मतलब कि वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, यानी वर्ग के बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, ये बोल रहा है पॉइंट। यहाँ पे बोल रहा है कि वेग में 9 गुना बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा 9 स्क्वायर 81 गुना बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियसली ए एम वी स्क्वायर होता है, तो वेग में आप 9 गुना बढ़ाइएगा यानी तो 9 का स्क्वायर यानी 81 गुना बढ़ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। आइए हम एक अगला पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ रिमार्क में दिया हुआ है कि जो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, मैकेनिकल एनर्जी वो जो होता है वो पी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों को मिलाकर जो एनर्जी मिलता है वही होता है मैकेनिकल एनर्जी। यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को ही यांत्रिक एनर्जी हम कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। आइए हम संवेग को समझ लेते हैं। संवेग का आखिर फार्मूला होता है, संवेग जो होता है उसको मोमेंटम कहते हैं हम। यहाँ का एम भी होता है, इसका हम यूनिट देखें तो एम का यूनिट के जी, आई ये होता है आपका मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा यूनिट हो गया। यहाँ से डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं, एम एल टी इन्वर्स 1 होता है। यहाँ पे 1 के जी मीटर पर सेकंड होता है और यहाँ पे एम एल टी इन्वर्स 1 हो जाएगा, जो कि इसका डायमेंशन हो जाएगा मोमेंटम यानी संवेग का। संवेग जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है यानी सदिश राशि होता है। आइए हम संवेग और गतिज ऊर्जा में रिलेशन क्या होता है, यानी लीनियर मोमेंटम और जो काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होता है। इस यहाँ पे जान लीजिए कि आप पी से जो होता है, पी से संवेग को डिनोट किया जाता है, संवेग को पी से डिनोट किया जाता है। आइए इस दोनों के बीच में रिलेशन, ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और जो होता है देखिए के का फार्मूला जो होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यहाँ पे एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर होता है फार्मूला। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर भी हम m से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि यहाँ पे किया हुआ है। तो ऊपर हमारा एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, जिसको एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं, अब बाई 2m नीचे हो जाएगा। तो आप जानते होंगे कि p बराबर होता है एम वी, तो यहाँ पे इसको हम k बराबर पी स्क्वायर बाई 2m लिख देते हैं। तो पी स्क्वायर बाई 2m हम k बराबर लिख सकते हैं, k बराबर पी स्क्वायर बाई 2m हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम यानी संवेग में हमारा ये रिलेशन हो गया। आइए हम जब संवेग में परिवर्तन होता है परसेंटेज में, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना बदलाव होगा इसको निकालने के लिए हम एक ट्रिक से समझेंगे, यानी एक आसान सा मेथड है जिसके माध्यम से आप आराम से निकाल सकते हैं कि संवेग में अगर परिवर्तन हो रहा है परसेंटेज के हिसाब से तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परिवर्तन होगा। यहाँ पे आपको ऐसा देखना है कि गतिज ऊर्जा में परसेंटेज वृद्धि के, तो जितना वृद्धि आपका कनेक्ट थी लीनियर मोमेंटम यानी संवेग में हुआ होगा
उस दोनों को जोड़कर प्लस वृद्धि जो हुआ होगा उसको गुना करके बाई 100 कर दीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा जो है गतिज ऊर्जा में वृद्धि। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हम सॉल्यूशन कर लेते हैं कि वस्तु के संवेग में 7% वृद्धि किया जाए तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करें। यानी वस्तु के संवेग में 60%, तो यहाँ पे 60 प्लस 60, अब प्लस जो है 60 इंटू 60/100, तो ये 2 जीरो है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी 120 ये हो जाएगा आपका, 120 हो जाएगा ये 60 प्लस 60, अब प्लस हमारा हो जाएगा ये 36 हो जाएगा, तो इसमें 36 आप जोड़ दिए, यानी 156%। 156% इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 156% की वृद्धि होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में होगी, यानी गतिज ऊर्जा में। इससे इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं जिसमें मोमेंटम बढ़ रहा हो और काइनेटिक एनर्जी में कितना बदलाव होगा ये निकालना होगा आपको। तो आइए हम स्प्रिंग कांस्टेंट को समझ लेते हैं, यानी स्प्रिंग में जो स्थितिज ऊर्जा स्टोर होती है उसको। तो स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा जो स्टोर होती है उसका फार्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, जिसको एन भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, यानी स्प्रिंग नियतांक है, और एक्स जो है जितना, जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग ये हो गया, यहाँ स्प्रिंग है, यहाँ स्प्रिंग आप खींच लिए, आप इसको जितना खींचेंगे तो ये स्प्रिंग में जितना ये खींच पे यहाँ पे ला दिए, तो ये जो एक्स हुआ, यानी जो इसका एक्सटेंशन किए हैं आप, उसी को हम एक्स कहते हैं या एन कहते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी का स्प्रिंग में हाफ के एक्स स्क्वायर। इससे इसके माध्यम से आप स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा को निकाल सकते हैं। आइए अगले हम स्लाइड में चलते हैं। अब हमारा जो पॉइंट है वो है शक्ति, यानी पावर। पावर हम उसे कहते हैं कि वर्क को अगर हम टाइम से भागते हैं तो वो पावर होता है, यानी रेट ऑफ चेंज इन वर्क, यानी कार्य में परिवर्तन को दर के ही हम पावर कहते हैं। जैसे कि 1 सेकंड में मैंने कितना कार्य कर सकता हूँ उसको ही मेरा शक्ति है। और शक्ति का यूनिट हमारा यहाँ पे निकाल लेंगे। जैसे कि वर्क का यूनिट जो होता है वो हमारा जूल होता है, तो यहाँ से हम टी से भाग देंगे तो यानी सेकंड, यानी जूल पर सेकंड भी हमारा ये यूनिट हो जाएगा। और एक यूनिट जो होता है वाट भी होता है हमारा पावर का, तो आप ये दोनों यूनिट याद रखिएगा, एक वाट भी होता है, एक जूल पर सेकंड भी हो सकता है। यहाँ पे एक हॉर्स पावर बराबर होता है यहाँ पे 746 वाट। आपका ये W बराबर T हो गया, जूल पर सेकंड हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका सलूशन हम कर लेते हैं। बोल रहा है कि एक मशीन द्वारा 1 मिनट में 360 जूल कार्य किया गया तो शक्ति क्या होगी। तो शक्ति यानी P बराबर हो जाएगा 360 3600 जूल, और 1 मिनट है तो यहाँ इसको हम सेकंड में पहले बदल देंगे, तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, ये 6 से 6 यानी 60 आपका वाट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे पावर के रूप में होगा, यानी शक्ति बराबर 60 वाट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए हम अगला पॉइंट में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बस अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम पढ़ेंगे, और उसमें टॉर्क भी पढ़ेंगे, बॉल आघूर्ण, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेटेड सारी टर्म जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।